हेलो एवरीवन। तो हम लोग करेंगे आज 12 सितंबर 2025 की जो शिफ्ट 1 थी एसएससी सीजीएल की। अब क्या है कि हम सबको पता है कि सेक्शनल टाइम इंट्रोड्यूस हो चुका है, जहां हमें 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं, 25 क्वेश्चंस इन 15 मिनट्स। तो अब ये होगा या नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है एग्जामिनेशन में। बट हम क्या करेंगे, हम पिछली साल के जो प्रीवियस ईयर के एसएससी सीजीएल के प्री के पेपर्स हैं उसमें से मैथ सेक्शनल टेस्ट देंगे और उसमें अपना स्कोर देखेंगे। तो उसमें मेरे स्कोर है 43.5। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे उस चीज़ को अटैम्प्ट करना है, कैसे उस टेस्ट को अटैम्प्ट करना है, ताकि आप बेटर स्कोर कर पाएँ। अब मेरे स्कोर्स कितने वैलिड हैं ये तो बताना बनता है। तो मैं बता दूं कि मेरे सीजीएल मेंस 2024 में मैथ्स में 86 थे और ओवरऑल 326 थे, और 2025 के सीजीएल मेंस में मेरे मैथ्स में 86 थे और ओवरऑल 331 मार्क्स थे। तो आई थिंक ये थोड़ा वैलिड है कि मैं आप ये समझ पाएँ कि मैं जो चीज़ें बताऊंगा वो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊंगा और कैसे चीज़ों को अटैम्प्ट कर सकते हैं इसको देखते हुए बताऊंगा। मैं साथ ही में मैं हर एक चीज़ दिखाऊंगा कि मुझे क्वेश्चन को करने में पर क्वेश्चन कितने टाइम लगे। ठीक है, मैं अपना रियल टाइम दिखाऊंगा कि हाँ मैंने इतने देर में ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। ठीक है, अब पहले मैं आपको अपना स्कोर दिखा दूँ। तो आप यहाँ दे सकते हैं 12 सितंबर शिफ्ट 1 का ये स्कोर है, मेरे स्कोर है 43.5। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करेंगे क्या, अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। अरेंज द फ्रैक्शन 5/9, 4/7, 3/5 एंड 2/3 इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आपके दिमाग में ये सीधे सीधे क्लिक हो जाना चाहिए कि ये हो जाएगा 9 5 45। ठीक है, 9 5 35, 06 और ये 06। तो जाहिर सी बात है जो लास्ट में आएगा इन दोनों में से आएगा, और ये देखेंगे तो ये 0.6 पे ही खत्म हो जा रहा है, ये जाएगा 0.66। तो आपको दिखेगा कि 0.66 2/3, एक ही लास्ट में 2/3 है, ये आंसर हो जाएगा। अब मेरे दिमाग में क्या चला, मैंने ये सब लिखा नहीं, मेरे दिमाग में ये चला कि इसका 0.5 है, इसका 0.5 है, इसका 0.6 है, इसका 0.6 है। लास्ट में इन दोनों में से कोई आना है। ठीक है, या तो 3/5 या तो 2/3। अब मुझे दिख रहा है बच गए ये दोनों, लेकिन अगर मैं देखूँ तो ये 0.6 पे ख़त्म हो जा रहा है और ये 0.6 के आगे भी जा रहा है, मतलब ये वाला नंबर बड़ा है, 0.66 जा रहा है, तो सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत इजी है। ये डायरेक्ट मुझे दिख रहा है सिंप्लीफाइड 2 1/2 प्लस 3.6, ये ब्रैकेट में है माइनस 1.9। ठीक है, तो इसको कैसे कर देंगे, सीधे सीधे 2.5 हो जाएगा प्लस 3.6 माइनस 1.9। पहले ऐड हम करते हैं, बोडोमास याद होगा आपको। ठीक है, तो पहले हम ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 6.1 माइनस 1.9, आंसर हो जाएगा 4.2। लगाइए, आगे बढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको देखें, तो इसको कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा आपको चीज़ें दिमाग में लेके चलनी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ लिख के आपको बताऊं, वो लिख के हर चीज़ कर पाना फिर 15 मिनट में थोड़ा डिफ़िकल्ट साइड चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ी चीज़ें दिमाग में करेंगे। ठीक है, वो हमारे लिए बेटर होगा, आगे के लिए भी और अभी के लिए भी। तो ये 3/4 है और ये 1/2 है। ठीक है, तो मैं इसको अगर लिखूंगा तो ये 2/4 हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2/4, अपने दिमाग में मैंने ये चीज़ें की। 2/4 मैंने इसको किया, ये आ गया 1/4। अब 1/4 का 1/2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ आ जाएगा 1/8। 1/8 आ गया, यहाँ तक तो कम से कम मैं अपने दिमाग में कर सकता था। अब मैं लिखना भी चाहूँ, वैसे मैं लिखा नहीं था लेकिन आपके लिए बता रहा हूँ कि 1/8 जब करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 24 आ जाएगा, ऊपर 5 आ जाएगा। अब क्या करना होगा, अब ये आ गया हमारा। अब आपको दिख रहा है क्या कि ये 5/6 है, जब मल्टीप्लाई में इसको चेंज करेंगे तो 24 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, ये हो जाएगा 6 4 24। अब लास्ट स्टेज है आपका सब्ट्रैक्शन। 7 1/4 में से आपको 4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 7 4 28, 29 में से 29/4 माइनस, इसको तो मैं दिमाग में ही सॉल्व करता। आई विल यूज़ माई ब्रेन, अपने दिमाग का यूज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जितना कम आप लिखेंगे उतना जल्दी आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है,
ऐसे सिंप्लीफिकेशन या इन सब क्वेश्चन में। तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है, 16 माइनस करना है 29 में से 13/4 बचेगा, 13/4 बचेगा मतलब 4 3 12 1 13, ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ आप फंस सकते हैं अगर ध्यान ना दे तो। इस क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डिटरमाइन द रेशियो ऑफ दोज प्रोफिशिएंट इन पाइथन टू दोज प्रोफिशिएंट इन जावा यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। अब रेशियो पूछ रखा है प्रोफिशिएंट इन पाइथन और प्रोफिशिएंट इन जावा। हम जनरली क्या करेंगे, हम देखेंगे पाइथन ओनली जावा ओनली 7:6 लगा के आगे बढ़ जाएंगे, जो कि गलत है। ठीक है, क्यों गलत है तो देखिए, ये पाइथन ओनली की बात कर रहा है और ये जितने पाइथन में हैं, मतलब पाइथन में हो जावा में हो उनको भी इंक्लूड करना है, और ये बता रहा है पाइथन ओनली वाला। तो पाइथन और इसके साथ ये 50 भी ऐड करेंगे तो ये 120 हो जाएगा, और इस 60 के बाद साथ फिर ये 50 ऐड करेंगे तो ये 110 हो जाएगा। तो इसका रेशियो हो जाएगा 12:11, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरविंद स्टार्टेड a business by investing 80,000 rupees. After 4 months, Bhavin joined with 1,20,000 rupees at the end of 8 months from the start. Chandan joined with 1,60,000 rupees. If the profit is 1,05,000 at the end of the year, find the share of Chandan. अब अगर आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप तो आपको पता होगा कि हम इन तीनों अमाउंट को रेशियो में लिखते हैं। तो तीनों अमाउंट का अगर मैं रेशियो लेना चाहूँ तो मेरे दिमाग में चलेगा 80, 120, 160। तो 42 जा 80, 43 जा 120 और 44 जा 160। अब अगर मैं टाइम पे ध्यान दूँ तो टाइम 4 मंथ का मल्टीपल है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि 4 मंथ 3 पार्ट हुए, 3 पार्ट्स हुए एक साल में। तो मैं पहला पार्ट कितना मान लूँ, मैं पहला पार्ट मान लेता हूँ कि कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट हुआ है। पहला पार्ट पूरे 3 पार्ट के लिए इन्वेस्ट हुआ है। ठीक है, पहला जो भी अरविंद ने इन्वेस्ट किया है पूरे साल के लिए इन्वेस्ट किया है। मैंने साल में 4-4 महीने के 3 पार्ट्स बनाए हैं, तो 3 पार्ट्स में पूरे 3 पार्ट्स में इन्वेस्ट किया है। आफ्टर 2 पार्ट भविन, ये अरविंद का है, ये भविन का है और ये चंदन का है। भविन क्या करता है, 4 महीने बाद इन्वेस्ट करता है, तो इसने केवल 2 मतलब 4 मंथ का 2 बार ही इन्वेस्ट किया होगा। और चंदन क्या करता है, 8 मंथ के बाद आता है, मतलब उसने केवल एक पार्ट में इन्वेस्ट किया होगा 4 मंथ के। तो अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 3 2 6 3 2 6 4, मतलब क्या आ गया 332। अब ये जो वैल्यू है 332, इसका सम दे रखा है। अब प्रॉफिट निकला तो प्रॉफिट इसी रेशियो में बटेगा। ठीक है, तो अब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट भी इसी रेशियो में बटेगा, तो इसको ऐड कर दे तो ओवरऑल प्रॉफिट हम बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा 33628। ये 8 की वैल्यू है और आपसे किसकी, चंदन की पूछ रखी है, 2 की पूछ रखी है। 2 4 जा 8, इसको 4 से डिवाइड कराइए, 4 2 जा 8, 25, 6 4 जा 24, 4 2 जा 8, 50, 26250 आपका आंसर आ जाएगा। इसका इससे कोई छोटा तरीका नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें अपने नोटबुक पे लिखनी पड़ेगी। हाँ, आप इसमें ये स्पेसिफिक कर सकते हैं, ये इतना दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पूरा 80,000 ना लिखें, या 1,20,000 ना लिखें, या पूरा 1,60,000 ना लिखें। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ यही हेल्प करेंगी आपको वहाँ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में और आसानी से सॉल्व करने में। अब यहाँ 4 मंथ था तो मुझे पता है अरविंद ने पूरे 12 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया, मैं यहाँ 12 लिखता। यहाँ इसको ये पता है भविन ने 8 मंथ के लिए, इसका पता है ये 4 मंथ के लिए, तो ये 3 2 1 फिर मैं करता। ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, इस क्वेश्चन को लेंदी बनाएंगी, और हमें क्या करना है, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, ये तो आसान है, ये देखिए, A and B started a business 80,000 for 9 months and B invest 1,20,000 for 6 months। 3 जीरोस तो मैं पहले ही हटा दूं, मैं चाहूँ तो चौथा जीरो भी हटा दूं। अब चौथा जीरो भी, क्योंकि मुझे रेशियो ही लेना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेशियो पे जाना है, तो मैंने ये जीरोस हटाए। अब 8 9 जा 72 इसके भी आ रहे हैं, 12 6 जा 72 इसके भी आ रहे हैं, मतलब कि प्रॉफिट भी जो होगा इक्वल पार्ट में ही बटेगा। मतलब अगर 45,000 प्रॉफिट है तो इसका हाफ जो होगा वो दोनों में बटेगा। तो बी का शेयर पूछा है तो दोनों का हाफ हाफ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो इजी था, इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला था नहीं। ठीक है,
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 100 एंड 250 दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11। एक बात बताइए, अगर मुझे एवरेज निकालना है 100 और 250 के बीच में, तो मैं पहला नंबर कौन सा लूँगा? मतलब मैं तो पहली बार 99, मतलब कि पहले 9 मल्टीपल तो ले ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो पहले 9 मल्टीपल तो मैं ले ही नहीं रहा हूँ, और कहाँ तक ले रहा हूँ? तो 11 2 ज़ा 22, 30 बच गया, 11 2 ज़ा 22, 22 तक ले रहा हूँ। मतलब मैं 22 में से 9 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना आएगा? 13 आएगा ना। अब एक बात बताओ, मुझे 13 मल्टीपल का निकालना है, तो 6 इधर होगा, 6 इधर होगा, बीच वाला ही एक कोई उसका एवरेज आएगा, मीन वाला, वो 11 का मल्टीपल होगा कि नहीं? यहाँ तक अगर ये 12 में रहता तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ता, मुझे बीच वाले दोनों निकालने होते हैं, ऐड करके 2 से डिवाइड कराना होता, वो लंबा प्रोसेस जाता है। ये बताओ, 6 इधर नंबर होगा, 6 इधर 11 का मल्टीपल होगा, बीच में एक और 11 का मल्टीपल होगा, वही इसका एवरेज हो जाएगा। अब इसमें देखो 11 का मल्टीपल कौन सा है? 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं? अगर मेरे पास कोई नंबर है 2 4 6 3 1, अगर मैं इसको ऐसे अल्टरनेट प्लेस वाला ऐड करूं, 2 6 8 1 9 और 4 3 7, अब 9 - 7, अगर इसका डिफरेंस, मतलब ये अल्टरनेट वाला अलग अलग ऐड करने पे इसका डिफरेंस या तो 11 आ जाए या तो 0 आ जाए, तो वो 11 से डिवाइड होता है। ये बताने की ज़रूरत नहीं थी, आपको पहले से पता होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ हम चेक कर लेते हैं। ये पहला तो दिख रहा है कि 6177 है, ये डिविजिबल है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर 176 ही हो जाएगा। मैंने ये चीज़ बाद में देखा, पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने 9 हो गया, 9 में 6 ऐड किया, 9 में 6 ऐड किया 15, फिर उसका अगला ही मीन होगा 16 वाला मीन होगा, तो 16 में 11 का मल्टीप्लाई कराया था तो 176 आया था। मैं ऐसे जाके किया, फिर बाद में मैंने जब ध्यान दिया तो मुझे पता चला ये तो 13 था, इसका बीच वाला जो आएगा 11 का मल्टीपल ही होगा, तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 8, ये मुझे लगा कि मैं फंस जाऊंगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी दिखा और मुझे लगा, पता नहीं क्यों लगा मैं फंस जाऊंगा। मैंने 30 सेकंड दिए, मुझे नहीं समझ में आया, मैं तुरंत आगे चला गया। और मैं गलती कहाँ कर रहा था? मैं गलती ये कर रहा था कि 72 का 25% बढ़ा रहा था तो 80 लिख दे रहा था। मैं करके लास्ट तक ले गया, ऐसा नहीं है जल्दी जल्दी। अब मैंने ऐसे देखा 15 का 80 है, 6 का 72 है, तो यहाँ 6 का 72 है मतलब -48 है, क्योंकि यहाँ से कितना कम है, यहाँ से 8 कम है और 6 नंबर के लिए तो -48 है, और 25% मोर जो मैंने 6 नंबर के लिए लिखा था ये 80 ही सपोज कर लिया था, तो यहाँ 0 हो गया था और मैं -48 रख के जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिया, जिसके वजह से ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया और मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर में आपको करना कैसे है। तो एक तो तरीका है कि आपको इस अब लिख देना है कि 15 का 80 हो जा रहा है, 6 का उसमें से 72 है और बाकी 6 का 90 है। 25% मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर। अगर क्वेश्चन मैं पहले रीड नहीं कर रहा हूँ तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। हालांकि चलिए मैं एक बार रीड कर देता हूँ। द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 80, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 72, द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 6 नंबर इज 25% मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स, the 13th number is 8 more than 15th number and 14th number is 10 less than 15th number. What is the average of 13th and 14th number? तो अब देखते हैं क्या होगा। ये चीज़ें समझ में आई कि ये इससे 25% ज़्यादा था, तो 125% इसका 90 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर इसके 80 है तो ये कितना कम होगा? अगर 15 के 80 हैं तो ये जो 6 के 72 हो रहे हैं, ये 6 नंबर इसमें से यहाँ भी 80 होने चाहिए थे, यहाँ भी 80 होनी चाहिए थे, बाकी जो आएंगे वहाँ भी 80 होने चाहिए। तो ये कितने कम आ रहे हैं अपने 6 नंबर्स में, ये कितने कम आ रहे हैं? मतलब 56 में से अगर 6 नंबर मैं उठाऊँ, उनका एवरेज 72 है, तो ये टोटल कितना कम आ रहा है इस एवरेज से, जितना होना चाहिए था उसको 6 का 80, तो -48 आ रहा है। और ये कितना ज़्यादा आ रहा है? ये +60 आ रहा है। अब भैया देखो, मैं कह रहा हूँ कि 15
पूरे हैं जिनका एवरेज 80 है। तो जो भी नंबर है सबका अगर मैं 1 1 1 1 करूं और सबका 80 लेके चलूं तो इस 6 का 80 होना चाहिए था, 80 ना हो के 72 है। तो ये टोटल कितना कम है, तो एक नंबर पे 8 कम है तो पूरा 6 नंबर पे 48 कम होगा। वो एक नंबर पे 10 ज़्यादा है तो पूरा 6 नंबर पे कितना ज़्यादा होगा, 60 ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर अब मैं दोनों को सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, +12। मतलब इन दोनों को अगर देखें तो ये ओवरऑल एवरेज से +12 ज़्यादा है, मतलब ये तीनों नंबर 12 कम होने चाहिए थे। लेकिन 3 नंबर हैं, तीनों का अगर मैं 80 80 एवरेज लेके चलूँ तो कितना हो जाएगा, 240। 240 में से 12 कम होना है उनको, मतलब कि होना कितना है, 228 होना है। अब बाकी सॉल्व कर लो कि ये क्या कह रहा है, 13 नंबर इज 8 मोर देन, यहाँ 13th नंबर लिख लो, यहाँ 14th नंबर लिख लो, यहाँ 15th नंबर लिख दो। मोर देन 15 नंबर एंड 14 नंबर इज 10 लेस देन 15th नंबर। दोनों 15 नंबर से कंपेयर कर रहा है, 15 को x कर लो। 13 नंबर इज 8 मोर देन 15th नंबर, x + 8, और ये 10 लेस है तो x - 10। अब तीनों का सम 228 होगा, तीनों का सम कर लो। तीनों का सम यहाँ मैंने 80 80 80 240 लिया, एवरेज एक का 80 था तो तीनों का सम 240 होगा। उसमें से मैंने यहाँ इधर जो ज़्यादा था वो इधर कम आएगा, तभी तो एवरेज 80 80 मेंटेन होगा ना। तो मैंने यहाँ 228 ले लिया, सब्ट्रैक्ट करके इधर कम आएगा उतना। अब इन तीनों को ऐड करोगे तो मिलेगा तुमको 3x - 2, इधर जाएगा ये ऐड हो जाएगा 330 = x 230 सॉरी। अब इसने क्या पूछ रखा है कि एवरेज ऑफ 13th एंड 14th नंबर, इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा अगर आप देखें तो यहीं से, तो 2x - 2 तो x - 1 हो जाएगा। इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना, इसको डिवाइड कराओ कितना आएगा, ये होगा 7 3 = 21, 6 3 = 18, 6 6 -1 कर दो, मिल जाएगा तुमको 75.67। ठीक है, ये मैंने इतना समझाने के लिए इतना टाइम लिया, नहीं तो मेरे दिमाग में ये आइडिया डायरेक्ट आ गया था, बस मैंने 80 यहाँ किया था तो मैं जल्दी जल्दी सॉल्व किया था, मेरा आंसर नहीं आया, मैंने छोड़ के इसको मैं छोड़ दिया। मैं कहा बाद में देखेंगे, और बाद में टाइम ही नहीं मिलता है देखने का। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं, बाद में टाइम कैसे मिलेगा करने का, दिक्कत ये हो गई। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। ए लैंडलॉर्ड बॉट अ फ्लैट फॉर 8 lakh rupees. He want to earn 9% annual return on his investment after paying 2000 per month for maintenance. What should be the monthly rent he charges? अब देखिए, उन्होंने फ्लैट खरीदा है 8 लाख का, उनको चाहिए 9% पर एनम रिटर्न। मैं बताता हूँ दिमाग में कैसे करोगे, ठीक है। तो 8 9 जा कितना हो जाएगा, 72, मतलब उनको चाहिए, और 9% 8 लाख का होता है 72,000। ये तो तुम्हारे दिमाग में डायरेक्ट आ जाना चाहिए दोस्त। अगर ये नहीं आ रहा है आपके दिमाग में तो फिर आपको कैलकुलेशन पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। 72,000 तो उनको रिटर्न चाहिए, और 2,000 पर मंथ, 2,000 पर मंथ उनको मेंटेनेंस भी देना है। मतलब 2,000 पर मंथ लो तो 24,000 पर एनुअली उनको देना होगा मेंटेनेंस का, और 72,000 उनको चाहिए रिटर्न। तो कितना हो रहा है, 96,000 हो रहा है। ये सारा कैलकुलेशन मैंने दिमाग में किया था, और ये पूछा है कि मंथली रेंट कितना उनको चार्ज करना चाहिए, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, 8,000 मंथली वो चार्ज करेंगे रेंट, तो उनका सारा काम हो जाएगा। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझिए। और अमाउंट इज सेड टू डबल इन 5 years विथ कंपाउंड इंटरेस्ट। हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू ग्रो 8 times इट्स ओरिजिनल वैल्यू। अगर समझ लिए तो देख लीजिए, 9 seconds में हुआ क्वेश्चन है। अब देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, एक तरह से कहें तो पावर से मल्टीप्लाई कराते हैं, एक तरह से कह दे तो, ठीक है। जितना टाइम पीरियड रहता है उसका वो पावर में चला जाता है। फॉर्मूला हल्का फुल्का पढ़ा हो आपने तो, नहीं तो हर साल अगर पहली साल 2 गुना होगा तो 2 गुना होने के बाद जितना पैसा हुआ होगा वो अगली साल उसका 2 गुना होगा। ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट को समझो। मतलब अगर कोई पैसा है आपके पास, पहली साल में पहले साल से दूसरे साल गया, तीसरे साल, चौथे साल, अगर यहाँ 2 गुना हो रहा है तो यहाँ भी 2 गुना होगा, फिर यहाँ भी 2 गुना होगा, मतलब पूरे 4 साल बाद वो 8 गुना हो जाएगा।
वही चीज़ हमको यहाँ समझनी है। 5 साल में 2 गुना हो रहा है, मतलब 1 से 5 में गया तो 2 गुना हुआ। 8 गुना करना है, पहले ही 2 गुना हो चुका है, और 2 गुना करेंगे 4 गुना हो जाएगा। 1 से 5 साल में, फिर 5 से 10 साल में फिर से 2 गुना होगा, फिर 2 गुना करेंगे तब जाके ये 8 गुना हो जाएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8, तो अमाउंट 8 गुना हो गया, मतलब 15 ईयर्स। अब कहने का क्या सेंस है कि आप देखिए यहाँ डबल हो रहा है 5 ईयर्स में, ठीक है, और 8 टाइम्स की वैल्यू पूछी है, मतलब डबल के पावर 3 करेंगे तब 8 आएगा, 2 के पावर 3 करेंगे तो 3 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई कराना है, मतलब उतने बार ये 5 साल 5 साल 5 साल और लगेगा तो 15 साल हो जाएगा। अब अगली बार ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो डायरेक्ट कर दिएगा कि ओ माय गॉड, यहाँ मान लीजिए 3 टाइम्स रहता, यहाँ 9 टाइम्स का पूछा होता तो आप देखेंगे वाह, एक बार स्क्वायर करना है, एक बार 2 गुना करना है, मतलब कि अगर 5 साल में 3 गुना हो रहा है तो 10 साल में 9 गुना हो जाएगा। लगाइए, आगे बढ़िए सीधे सीधे बिना ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल किए आगे। दिमाग तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें मैंने एक हल्की सी गलती की और मुझे लगभग 1 मिनट ज़्यादा देना पड़ा इस क्वेश्चन को, और वो गलती मैंने ये की कि डिवाइड मैंने गलत करा दिया। आप वो गलती ना करें इसलिए आपको पहले ही मैंने बता दिया। ये कितना बढ़ रहा है, इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना है। अच्छा आप छोड़िए, ऐसे लिखिए 7920 अपन 66,000, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ये कितने बार में आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 बार में 60, और ये आ जाएगा 11 7 जा 77, 11 2 जा 22, ये 5 6, मतलब क्या पता चलता है, 20% का पता चलता है। यहाँ से पता चलता है ना, मतलब कि हर साल अमाउंट 5 से 6 हो रहा है, मतलब ये 66,000 है, ये 6 की वैल्यू है, 5 की वैल्यू निकालिए तो पहले साल जितना 6,600 तो अगर आप पहले साल का अमाउंट आपको इससे पता चल जाएगा कि पहले साल कितना हुआ होगा। अब एक बार और यही चीज़ कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग में कितना रहा होगा फर्स्ट ईयर में, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि पावरली मल्टीप्लाई होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने अच्छे सिलेबस कंप्लीट किया है, उसको ये समझ में आ रहा होगा। 11,000, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर आपके लिए ये चीज़ें नहीं हैं। 6 तो कितना हो जाएगा, 0 0 25 25 2 2 7 6, डिवाइड कराइए, 6 4 24, और कटेगा तो नहीं पूरा, 6 4 24, 6 5 30, ये वाला आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ डिवाइड गलती कर रहा था, मैं यहाँ 6 5 24 लिख दे रहा था। इसी को कहते हैं सिली मिस्टेक्स, वो आपको अवॉइड करनी है क्वेश्चन करते समय भी। आइए यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप एलिगेशन पे चले जाएंगे, लेकिन आपको समझना होगा कि यहाँ एलिगेशन काम नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है कि प्रॉफिट कितना हुआ, उसको पूरा पैसा पूछा है, ठीक है। अब पैसा पूछा है तो इसको करने का तरीका क्या है, तो एक बात बताओ भैया, 25 लीटर 45 रुपये में खरीद के 48 रुपये में बेच रहे हो तो कितने पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। पहले ही मैंने सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया, क्वेश्चन रीड ही नहीं किया। सुमन परचेज 25 लीटर ऑफ मिल्क एट ₹45 per liter and another 15 liter of milk at 50 per liter. She combined both quantities and then sold the entire mixture at ₹48 per liter. What was her total profit or loss? तो हम क्या करेंगे, यहाँ एलिगेशन पे जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसमें, ठीक है, वहाँ हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है। मैंने भी वही गलती की थी और टाइम लग गया। आपको यहाँ क्या है, आपको यहाँ रुपीज़ में प्रॉफिट या लॉस बता देना है कि उसको रुपीज़ में कितने का फायदा या कितने का नुकसान हुआ। तो एलिगेशन लगाने जाएंगे तो आपको लंबा चौड़ा प्रोसेस ले जाना पड़ेगा। आपको क्या करना है, आप ये बताइए 25 लीटर्स आपने 45 रुपीज़ पर लीटर में खरीदी और 48 रुपीज़ पर लीटर में बेच रहे हैं, तो 1 लीटर पे 3 रुपये का फ़ायदा है, तो 25 लीटर्स पे 75 रुपये की प्रॉफिट हो जाएगी, ठीक है। अब 15 लीटर्स आपने खरीदा है 50 रुपये पर लीटर, 50 रुपीज़ पर लीटर पे, और बेच 48 पे रहे हैं, तो 2 रुपये का नुकसान है पर लीटर, लॉस ऑफ ₹2। तो पूरे 15 लीटर्स पे कितने का नुकसान हो जाएगा, -30।
तो कितने का प्रॉफिट, फिर भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे 45 रुपीज़, तो ये 45 रुपीज़ प्रॉफिट हो जाएगा। जी हाँ, ये क्वेश्चन इतना ही इजी था जितना आप सोच रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैंने क्वेश्चन देखते ही छोड़ दिया, मुझे लगा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट बाद में जब देखते ही क्या थोड़ा सा दिमाग लगाया, फिर लगा ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैंने इसको छोड़ दिया। ए टॉय मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 1200 टॉय कार्स एट द टोटल कॉस्ट ऑफ 90,000. He donated 200 cars to the charity event. For the rest, he announced a 10% discount on the market price of rupees 120 per car. He also offered 2 toy cars free for every 8 toy cars purchased. If all 1200 toy cars were distributed, what is his overall gain or loss percentage? क्या लगता है कितने देर में आप इसको कर पाएंगे? चलिए देखते हैं। 1200 टॉय खरीदे आपने 90,000 में, उसमें से 200 कार, अब 200 कार के आप इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, पैसे पे सबका ध्यान रहता है, ठीक है। 200 कार्स आपकी गई, आप भूल जाइए अब 200 कार्स को, आपके पास बचा 1000 कार, ठीक है। फॉर द रेस्ट ही अनाउंस 10% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ 120 रुपीज़ पर कार। अब बाकी 1000 कार के लिए आपने क्या किया, आपने 120 रुपये दाम रखे इसके, ठीक है। पहले कितने में खरीदे कितने में छोड़े वो भूल जाइए, अभी आपने 1000 जो टॉयज़ बचे हैं उसके लिए 120 रुपये रेट रख दिया, ठीक है। अब आप इस पे क्या कर रहे हैं, 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 12 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अब आपको कितने में बेचना था, ये 108 में बेचना था, ठीक है। अब और आप क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि 2 टॉय कार फ्री दे रहे हैं 8 टॉय कार परचेस्ट पे, तो इसका डिस्काउंट पहले निकाल दीजिए। तो 2 फ्री दे रहे हैं 10 पे, 8 परचेस पे, मतलब पूरा 10 हो गया, उसमें 2 फ्री दे रहे हैं, तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, इसका परसेंटेज 20% हो जाएगा, मतलब 20% और डिस्काउंट आप दे रहे हैं, मतलब इसका 20% और डिस्काउंट दे रहे हैं आप, मतलब कि इसको आप कितना कर दिए, इसको आप कर दिए 4/5, ठीक है। तो इतने रुपए में आपने एक टॉय बेचा है, आपको बेचना कितना है 1000, मतलब कि 108 इंटू 4/5 इंटू 1000। अब समझ में आया मैंने इसको यहाँ क्यों सॉल्व नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलनी चाहिए, हो जाएगा डायरेक्ट 200, ठीक है। हालांकि ये लंबा जाएगा, लंबा करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, 4 2 जा 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे 86400। ये आप देखिए, अब लंबा नहीं करना पड़ेगा अगर आपके पास थोड़ा सा कैलकुलेशन पावर स्ट्रांग है। 90,000 में खरीदा, 86,400 में बेचा, लॉस कितने का, 3600 का। ये अगर देखें तो 90,000 का कितना परसेंट है, 4% का लॉस। अब ये परसेंटेज आप निकालते रहिएगा कि जो 3600 है वो 90,000 का कितना परसेंट है, तो 4% का लॉस है। कैसे निकलेगा, एक बात ये भी है कि कैसे, आखिर कैसे, तो बेटा 3600 ऊपर रखो, 90,000 नीचे रखो, फिर 100 से मल्टीप्लाई कराओ, 9 4 जा 36 आ गया, 4 का लॉस है, 4% लॉस लगाओ, ये क्वेश्चन लीव कर दो, बाद में टाइम बचे तो करना, मैं ये सजेस्ट करूँगा। इसमें बेस्ट तरीका क्या होगा अभी देखते हैं, पहले क्वेश्चन देख लें। एक रिटेलर है, वो एयर कंडीशनर, और रिटेलर मार्क एन एयर कंडीशनर 80% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ही ऑफर फर्स्ट डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस। ड्यूरिंग अ फेस्टिव ऑफर एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10% इज अप्लाइड ऑन द ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस। इफ द फाइनल सेलिंग प्राइस इज 15,552, व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर। अब इसमें इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, अगर हम इसमें क्या करें, अगर आपने सीरीज़ पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। फाइनल प्राइस क्या है, 15552, ठीक है। ये पहली सबसे लास्ट में आपने 10% का डिस्काउंट दिया है, मतलब ये 9 की वैल्यू है, 10 की वैल्यू आपको निकालनी, 90 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू आपको निकालनी है, और थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। अब क्या किया है, 25% का और आपने डिस्काउंट दिया था, मतलब ये 75 की वैल्यू है, आपको 100 की वैल्यू बतानी है। अब क्या है, 80% आपने इसको ज़्यादा मार्क किया था, मतलब ये 180 है,
मार्क प्राइस पूछा होता तो हम यही छोड़ देते हैं, मार्क प्राइस निकल जाता, बट ये कॉस्ट प्राइस पूछा है तो 180 ज़्यादा किया है और 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आप इसको बेटा सॉल्व करिए। कितने देर में कर लेंगे? पहली बात तो मैं यहाँ 4 कर दूँ, यहाँ 3 कर दूँ। ठीक है, यहाँ का 0 यहाँ के 0 से ख़त्म कर दूँ। ठीक है, यहाँ का 0 यहाँ के 0 से ख़त्म कर दूँ। अब डायरेक्ट 18 का टेबल याद है आपको? छोड़िए 18 का नहीं याद है तो 9 से पहले इसको करिए। 9 1 जा 9, कितना बच गया? 9 1 जा 9, 65 बच गया। 9 7 जा 63, 25 बच गया। 9 2 जा 18, 9 8 जा 72। अब क्या आपको कुछ याद आ रहा है कि ये 12 का मल्टीपल है? 9 का भी है तो पहले 9 से ही ख़त्म करें, यहाँ 18 से डायरेक्ट ख़त्म कर दिया। बोलो बोलो भाई, ख़त्म करो यार। 18 का टेबल तो याद करना ही चाहिए तुमको। 18 9 जब 162 होता है, 108 बच गया। 18 6 जा कर दो। अब 3 से इसको कर दोगे 32 आ जाएगा। 32 4 जा 128, 00। टेबल वेबल याद रखो, पावर क्यूब ये सब याद रखो। टेबल में बता दूँ कम से कम 25 तक, स्क्वायर 1 से 30 तक और क्यूब 1 से 30 तक, ये चीज़ें तो याद होनी चाहिए। कम से कम इतना तो याद ही होना चाहिए। बाकी आपको स्क्वायर वगैरह का कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं, वो सब आई बिलीव कि आपको पता होगा, तभी आप ये देख रहे हैं 15 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस। नहीं तो फिर तो मुश्किल है, काफ़ी टाइम लग गया। चलिए कोई नहीं। ए 40 लीटर मिक्सचर contains juice and water in ratio 5:3. How much water must be added to this mixture to change the ratio of juice to water in 2:3? अब क्या कह रहा है ये? वाटर ऐड करने के लिए कह रहा है ना, तो वाटर ऐड करने के लिए कह रहा है तो जूस तो सेम रहना चाहिए था ना दोनों में, कि ना लिखे हम। जूस तो सेम रहना चाहिए था। अब जूस को सेम करने से क्या दिख रहा है कि ऊपर वाले में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, नीचे वाले में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो जूस तो हमने सेम कर दिया। अब यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 6 हो रहा है, 6, और यहाँ क्या हो रहा है? 15 हो रहा है। 6 से 15 हो जा रहा है। तो थोड़ा सा लिखते हैं, नहीं तो डायरेक्ट मैं कर दूँ, आप कहें सर समझ में नहीं आया, ऊपर से निकल गया। तो ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, ये भी 10 हो गया और ये 15 हो गया। मतलब कि ये 16 की वैल्यू 40 लीटर दे रखी है और पूछी कितनी है? इतना ऐड कर रहे हैं ना आप, 9 की वैल्यू पूछ रखी है। तो अब बेटा 9 का मल्टीपल आएगा, 9 का मल्टीपल एक ही है, हो गया। अब आप सॉल्व कर लो ना यार। 16 2 जा 32, 2.5, 2.5 का 9 से मल्टीप्लाई कराओगे 22.5 आ जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा खुद से भी करने की कोशिश करिए। सारी चीज़ें मैं बताते रहूँगा, फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, ए 15 डेज में कर रहे हैं, बी भाई साहब 20 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, A is able to complete a task in 15 days, while B takes 20 days to finish the same task. If they collaborate and work together for 4 days, what fraction of the work will still remain? अगर मैं को क्वेश्चन पढ़ना भूल जाना हो तो आप पॉज करके एक बार क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा भाई? 60 हो जाएगा। इतना क्या सोच रहे हो? 4 डेज लगातार काम कर रहे हैं, मतलब कि ये 4 की इफिशियंसी से B3 की इफिशियंसी 4 दिन में ये कितना काम करेंगे? 28 काम कर देंगे। बचा कितना बेटा? 32 काम बचा। कितने काम में से? 60 काम में से 4 से डिवाइड करा दो, 8/15 आंसर मिल जाएगा आपको। अरे भैया 8 4 जा 32, 15 4 जा 60, 8:15, 8/15। ठीक है, 2 oils priced at 80 per kg, 90 per kg, rupees 90 per kg and rupees 150 per kg are blended and sold at rupees 144 per kg, achieving a profit margin of 20%. ऐसे क्वेश्चंस बहुत आप भर के आ रखे हैं। आपको मिक्सचर निकालना है तो सबसे पहला तो आपका काम ये होता है कि ये 2 हैं मिक्स हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये इतने पे बिक रहे हैं, बिकने कितने पे चाहिए आपको ये पता करना होगा। तो ये 20% की प्रॉफिट पे बिक रहे हैं, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो 144 है, ये 6 की वैल्यू है, 5 की वैल्यू निकालनी है। 20% प्रॉफिट मतलब 5 से 6 हुआ है, तो ये 6 की वैल्यू है। ठीक है, 24 120, ये आपके दिमाग में कैलकुलेशन हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो अब आपको 90 150 को मिक्स कर रहे हो, 120 मिल रहा है, तो किस रेशियो में मिक्स किए? तो 3:3, मतलब कि 1:1 में मिक्स किए तभी मिला। ठीक है, 3 pipes ABC are capable of filling tank in 6 hours, 8 hours, 12 hours.
व्हेन द ऑल थ्री पाइप आर ओपन टुगेदर, एक साथ सबको खोल के कहना है जल्दी भरो भैया, तो चलो जल्दी भरते हैं भैया। 24, 4, 3, 2 सारे की एफिशिएंसी हमको पता चल गई। दे ऑपरेट फॉर 2 आवर बिफोर पाइप सी इज क्लोज्ड, दे ऑपरेट फॉर 2 आवर्स, उसके बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। तो 2 घंटे में कितने काम कर देंगे? 4, 3, 7, 2, 9, 2 18 काम कर देंगे, बच गया 6 काम। उसके बाद सी को आपने बंद कर दिया, 7 की एफिशिएंसी से करना है, तो 6/7 में रिमेनिंग काम। हाउ मच एडिशनल टाइम पूछा है, मतलब एडिशनल टाइम कितना लगेगा, ये 2 दिन 2 आवर्स के बाद कभी कभी टोटल पूछ देता है, तो ध्यान रखना उसमें 2 ऐड करना होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन शायद मैंने रीड नहीं किया, तो आप पॉज करके रीड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से रीड करने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। ये बुलेट ट्रेन कवर अ फिक्स्ड डिस्टेंस इन 30 मिनट्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 240 km/h। ड्यू टू ट्रैक मेंटेनेंस इट नीड टू बी diverted, increasing the distance by 20%. If the train need to arrive destination on time, what should be the new average speed be in km/h? अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर आपने नहीं समझा है तो ये क्वेश्चन आपसे 15 मिनट वाले फॉर्मूले पे हो पाना तो मुश्किल है। देखिए ये क्या कह रहा है, टाइम सेम रखना है। अब क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम सेम ही रखना है। मतलब डिस्टेंस जितने % से बढ़ा रहे हैं उतने % से स्पीड भी बढ़ा देंगे तो टाइम सेम रहेगा। मतलब अगर डिस्टेंस 20% से बढ़ा रहे हैं तो स्पीड भी 20% से बढ़ाना होगा। अब इसका 20% मुझे पता है, बढ़ाएंगे तो 288 हो जाएगा, आप निकाल लीजिए। 240 × 120/100, 6/5, इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 48 × 5, सॉरी क्या कर दिया यार, एक सेकेंड, 240 × 120/100, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 से इसको 48 हो जाएगा, 48 6 288 कर लेंगे। बहुत कुछ नहीं है उसमें, बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे कि जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको रिवीजन, जब नेक्स्ट टेस्ट हम लगाएंगे तो उसमें शुरू में मैं आपको रिवाइज कराऊंगा चीज़ें, पिछले क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। तो हमने क्या देखा, अभी स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस जितने % से बढ़ेगा स्पीड को भी उतने % से बढ़ा देंगे, बात खत्म, ठीक है। 2 car and x and y starts from 360 km apart, travel at constant speed. They move towards each other and they meet in 4 hours. If they move in same direction, they meet in 12 hours. तो अगर आपने इसमें का क्वेश्चन पहले देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो मैं हल्का सा शुरू में आपको आइडिया दे देता हूँ कि मैं स्पीड मान लेता हूँ x और y दोनों कार की। तो 360 किलोमीटर चलना है, टूवर्ड्स ईच अदर चलते हैं तो 4 आवर में, मतलब x + y अगर चलते हैं तो 4 आवर्स में पहुँच जाते हैं, ठीक है। और 360/x - y अगर करते हैं तो ये 12 आवर में। एक बात बताओ, मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ इस चीज़ को कि x + y = 90, x - y = 30। अगर आपको ये क्वेश्चन आपने पहले देखा है तो आप डायरेक्ट इस स्टेप पे आते हैं, अगर नहीं देखा है तो आपको ये स्टेप करना पड़ता है, ठीक है। अब आपको भी पता है भैया कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x = 120 आएगा और ये 60 हो जाएगा। और मुझे लगता है x की स्पीड पूछी है फास्टर वाले की, तो फास्टर वाले से ही तो कम वाले की स्पीड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फास्टर वाले की 60 आ जाएगी, ख़त्म। अरे ऐड करना, दोनों को कर लेना, दोनों को 2x हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, बात खत्म। 2x = 120, x = 60। हाँ, इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना, मैंने भी याद की थी, हाँ भी याद कर लें कि रेडियस, सरकमफ्रेंस, एरिया। अगर रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाता है, 44, एरिया कितना हो जाता है, 154, ठीक है। अगर इसका 2 गुना करते हो तो ये भी 2 गुना होगा, लेकिन ये 4 गुना होगा। अगर इसका हाफ करते हो तो ये भी हाफ होगा, लेकिन ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, 7, 44, 154, और उसके बाद जो नीचे मैंने बताया 2 गुना होगा, 2 गुना होगा, लेकिन ये एरिया में रेडियस का स्क्वायर लेते हैं इसलिए ये 4 गुना हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद कर लो। अभी बताता हूँ इसका यूज़ क्या है, ठीक है, कैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, A circular pizza have radius 21 cm. If 75% of is eaten, what is the area of pizza remaining? पहले तो हमको निकालना होगा ना टोटल एरिया कितना होगा, उसके बाद 75%। तो मैंने बताया था कि ये 3 टाइम्स हुआ है,
मतलब 7 अगर रेडियस था तो 154 एरिया था, ये 3 टाइम्स हुआ है तो एरिया 9 टाइम्स हो जाएगा, और 9 टाइम्स का 3/4 निकाल देना है। 3/4 खा चुके हैं तो 1/4 बचा, वो निकाल देना है। तो निकाल लीजिए अब। 9 4 जा 36, 3 कैरी 48, 4 कैरी 13/4, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24.5 20। अरे भैया मैं जो कर रहा हूँ मेरी बात ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 होगा, 4 3 जा 12 हुआ, बचा कितना 18 बचा, 4 4 जा 16 हुआ, बचा कितना 26, 4 6 जा 24 हुआ, बचा कितना 22 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 लगेगा, 5 से डिवाइड करा देंगे 20 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको क्या कह रहा हूँ मैं, देखो कहोगे क्या क्या कन्फ्यूज़न, बहुत कन्फ्यूज़न है, मेरे लिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, तुमको समझाने में कन्फ्यूज़न हो रहा है। ठीक है, 4 3 जा 12 बचा कितना 18 बचा, 4 4 जा 16, 26 हुआ, 4 6 जा 24 हुआ, 2 बचा, पॉइंट लगाओ 0 लगाओ, 5 डिवाइड तो मैं यहाँ सिखाने बैठा नहीं हूँ। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। A metallic ring outer disc has outer radius 10 cm, inner radius 7 cm. What is approximate ratio of the ring's area to the whole outer circle? अब रिंग का एरिया पूछा है आउटर सर्कल के एरिया से, तो रिंग का एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये बाहर वाले का रेडियस है, ये अंदर वाले का रेडियस है, और ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये तो इससे खत्म हो गया। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में 10 - 7, एक ब्रैकेट में 10 + 7 इंटू आर स्क्वायर क्या है 100। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है कि ये अप्रोक्सीमेट एरिया पूछ रखा है, इसको सॉल्व करोगे तो 3 × 17 ये 51 आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, मतलब ये लगभग 1:2 का रेशियो है। अप्रोक्सीमेट पूछ रखा है ना, तो 1:2 हो जाएगा। अब देखो, अब बाईसाइकिल हैविंग और रेडियस 35 सेंटीमीटर, क्वेश्चन पकड़ लिया तो अच्छा है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस इज कवर्ड इन अ क्वार्टर टर्न। ये बताओ क्वार्टर टर्न में कितना परसेंटेज आता है, 1/4 होता है क्वार्टर टर्न, तो बेटा उसमें कितना परसेंटेज आ जाएगा। इसका क्या मतलब था, इसका क्या मतलब था, कोई मतलब नहीं था। इसने पूछा है सर्कमफ्रेंस क्वार्टर टर्म में कितना होगा, क्वार्टर टर्म में 1/4 ही सर्कमफ्रेंस कवर्ड होगा, 1/4 ही होगा तो वो 25% हो जाएगा। ये जो इतनी चीज़ें दे रखी हैं उसका कोई मतलब ही नहीं था। ये भी क्वेश्चन आसान है, कुछ नहीं करना है, y की जगह 8 रख देना है, x की जगह 1 रख देना है, निकल जाएगा m = 3। अ वेरी लास्ट क्वेश्चन, और अब मुझे लगा ये मतलब थोड़ा ब्रेन यूजिंग था, सिली मिस्टेक्स करने के चांसेस ज़्यादा हैं आपके। यहाँ आप सॉल्व करने बैठिएगा क्यूब निकाल के, तब तो आपका हो चुका, आप कर लीजिएगा घर जाके जैसे करना है। मैं जो यहाँ तरीका बता रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा। डिजिटल सम नाम का एक मेथड होता है, अगर नहीं पढ़ा है तो जाइए यूट्यूब पे किसी के डिजिटल सम का वीडियो देख के आइए, ठीक है। आपको काफ़ी सिंप्लीफिकेशन और इजी फील होगा आगे क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो जाएंगे आपके लिए ऐसे। 3 1 4 होता है, 4 का क्यूब करोगे 64 होगा, 6 4 को ऐड करोगे 1 आएगा, यहाँ 1 लिखो, प्लस 8 1 9। अब 9 का कितना भी क्यूब कर लो, अगर डिजिटल सम 9 आ गया तो उसको हम 0 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। सारा गेम 9 का ही होता है डिजिटल सम में, तो 0 कंसीडर कर लेते हैं। फिर यहाँ 7 3 10, 10 का क्यूब करोगे 1000 होगा, लेकिन उसका डिजिटल सम तो 1 ही होगा। फिर यहाँ डिजिटल सम 3 है, यही से खत्म हो गया, डिजिटल सम 3 आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने सबको जोड़ा, इसका डिजिटल सम कितना आएगा 819 और 819 639 9 and 18, तो 9 ही आ जाएगा, ठीक है। इसका कितना आएगा 8 2 10 4 1 5 15, इसका 6 आ जाएगा। इसका क्या होगा 5 4 9 6 15, 15 और 7 23, 5 हो जाएगा। 15 और 7 22 होता है, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 5 10 14, 5 हो जाएगा। यहाँ 3 होगा, सॉरी, ये 5 4 9 6 15 7, 5 4 9 6 15 7 22 ही होता है। यहाँ पहले मैंने कैसे जोड़ा था, मेरा आ गया था 3 और मैंने आंसर मार्क कर दिया था ये, लेकिन वो गलत निकला। अब देखो, अब तो 3 तुमको कहीं दिख नहीं रहा है बेटा, सबके आगे माइनस लगा हुआ है, और माइनस से प्लस में जाने के लिए जब भी डिजिटल सम माइनस में आए और हमको प्लस में जाना हो, तो ये चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई थी जब टेस्ट देते समय, इसमें 9 ऐड कर देते हैं
और जब 9 ऐड करेंगे तो देखेंगे एक ही ऐसा नंबर है जिसका डिजिटल सम 3 आएगा, 2 -1 4820। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये रहे आपके 25 क्वेश्चन के सॉल्यूशन। अब चीज़ें आपको क्या ध्यान रखनी है, सीली मिस्टेक्स तो नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए टेस्ट देने में। नेक्स्ट क्या चीज़ है कि जो छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, जैसे मैंने अभी एरिया वाला बताया सर्कल के, या एरिया हटा दें सर्कल का, जैसा मैंने आपको ट्रिक बताया अभी कि क्या 744 154 रट लो इसको, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के, तो डिस्टेंस जितना बढ़ाना पड़ेगा, अगर टाइम कांस्टेंट रखना है, अगर डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी उतने ही परसेंटेज से, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में चल रही हैं, सिली मिस्टेक नहीं करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, क्वेश्चन स्किप करने की एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आपको लग रहा है भैया ये क्वेश्चन मैंने एक बार किया नहीं हुआ और दोबारा करने जा रहा हूँ, अगर फंस रहा हूँ तो मैं तुरंत छोड़ूंगा उसको, या देख के लगता है कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा मैं इसको छोड़ूंगा, तुरंत आगे बढ़ूंगा। वो जो 2 क्वेश्चन बीच के थे वो मैंने 2-3 मिनट में छोड़ के मैंने कहा छोड़ो इसको, बाद में ही देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और बाकी फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में देखिए मेरा स्कोर क्या रहता है, बट एक्सप्लेनेशन मैं आपको बेस्ट दूंगा, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू एंड बाय बाय।